हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास केमिस्ट्री का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं, जिसका क्वेश्चन और आंसर आप लोग को बताया जाएगा। और ये जो मॉडल सेट है, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो मॉडल सेट है वो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2022 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो ये 2022 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई 11th का जो मॉडल सेट है केमिस्ट्री का, ये सेट 2 है। इसका सेट 1 हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, हमारे चैनल में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, ध्यान दें। तो सबसे पहले आप इसका जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आप लोग एक एक करके पहले नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद आपको इसका आंसर एक एक करके बताया जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लोग नोट करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान दोगे। द मॉलिकुलर मास ऑफ SO2 इज। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सेकंड में है इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का इंपिरिकल फॉर्मूला होता है CH, यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 3 जो है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट NTP। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 5 में ध्यान दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, तो वो है हमारा मोलरिटी। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है, सभी चीज़ को डिटेल पूर्वक आप लोग को फिर से एक बार बताया जाएगा, फिलहाल आप लोग नोट कर लें। 6 में है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का सी नंबर। 7 में ध्यान दोगे। एवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू, तो एवोगाड्रोज नंबर का जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, दैट इज इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 में है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम इज। तो सोडियम एटम का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो ए हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s1। 9 में ध्यान दोगे। द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 3D। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे। विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कन्फिग्रेशन He2s1। तो ये एक्चुअली में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा बी। 11 में ध्यान दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेल। इन चारों ऑप्शन में सबसे लोएस्ट एनर्जी सबसेल कौन है, तो इन सब में से सबसे लोएस्ट एनर्जी सबसेल है हमारा बी नंबर, दैट इज 4s। 11 का आंसर हो जाएगा बी 4s। 12 में ध्यान दोगे। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहता है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, और उसी में वही हमारा प्रोटॉन्स के बराबर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी 12। 13 में ध्यान दोगे। द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। 13 का आंसर बी होगा।
14 में ध्यान दोगे, द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 100 मीटर। ठीक है, 14 का आंसर ए होगा। 15 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज। इसमें से लार्जेस्ट साइज किसका है, तो O2 माइनस का, यानी बी का हो जाएगा लार्जेस्ट साइज। 15 का आंसर बी होगा। 16 में ध्यान दोगे, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नॉन एज हैलोजन। यानी पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं, तो वो है हमारा ग्रुप 17, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सेवेंटीन में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये सभी ऑर्बिटल इसका फुलफिल है। 17 का आंसर सी। 18 में ध्यान दोगे, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, तो पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में ये प्रेजेंट है, तो ये चौथे पीरियड में आएगा, यानी इसका आंसर होगा बी। 18 का हो जाएगा बी। इसके बाद 17 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका हो जाएगा फ्लोरीन, यानी 19 का हो जाएगा ए नंबर, यानी 19 का आंसर क्या हो गया, 19 का आंसर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दोगे, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो उसमें 18 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यानी बी हो जाएगा, 20 का आंसर बी होगा। 21 में ध्यान दोगे, equal volumes of all the gases under same conditions of pressure and temperature contain equal number of molecules is known as। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है, तो ये एवोगाड्रोज लॉ कहलाता है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 21 का आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा। 22 में ध्यान दोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये हो जाएगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन, यानी इसका आंसर ए होगा। 23 में है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर, दैट इज डी नंबर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, ए गैस विच ऑबेज गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, वो कहलाता है हमारा आइडियल गैस, यानी 24 का बी। 25, फॉर एन मोल ऑफ रियल गैस दी वैन डर वाल्स इक्वेशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 में है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2.5 बार, 26 का बी। 27, वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये जो है सो चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इसका आंसर ए हो जाएगा। 28, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम। तो बेरिलियम के साथ जो है वो कौन सा एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है, तो इसमें जो है सो एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम जो है सो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है, दैट इज 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 29 का डी हो जाएगा। 30 में है, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो डी नंबर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 31 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज, तो इसका हो जाएगा सी नंबर NS1N2। ठीक है, 31 का हो जाएगा सी नंबर। 32 में है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी नंबर 2-क्लोरोपेंटेनॉल। 33 में ध्यान दोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर BF3। 34 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल, तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 में ध्यान दोगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट, तो ये हो जाएगा CS3 दैट इज ए। 35 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसी क्वेश्चन को एक बार आप लोग हिंदी में भी देख लोगे। क्वेश्चन को नोट करके रख लोगे, इसके बाद सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ बताया जाएगा। अब इसके बाद इन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल पूर्वक समझते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, यानी SO2 का हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे इस SO2 का मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ जो सल्फर जो है सल्फर का एटॉमिक मास चाहिए जिसका 32 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास चाहिए जिसका 16 होता है। तो ध्यान दो सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 दैट इज 32 प्लस 32 इक्वल टू 64 U, दैट इज इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 64 U। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहले ध्यान दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी लाइट कट गया था, ध्यान दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हम लोग बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा
C6H6। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में दो प्रकार का एलिमेंट्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो दो प्रकार का जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा, उस सिंपलेस्ट रेशियो के द्वारा जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर के जहां पर इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ध्यान दोगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या है, सो ध्यान दो। 6:6 दैट इज 6/6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो हमें देखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये जो रेशियो है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, वो भी होल नंबर में। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, दैट इज 1:1। यानी ये जो कार्बन का यहाँ नंबर ऑफ एटम 6 है, वहां पर 1 हो जाएगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 6 है, वहां पर 1 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला उसमें उपस्थित एलिमेंट्स का जो एटम्स है, उस एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से इसका हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला जो है सो हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, CH आ जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ हाइड्रोजन भी 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कहीं भी किसी भी वक्त कोई फॉर्मूला दिया रहेगा, तो इसका नंबर ऑफ एटम्स और इसका नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो पहले हम लोग फाइंड करेंगे, और उसी नंबर को वहां पर लिख देना है। दोनों का 1-1 आ गया। सपोज कि यहाँ 1 आता, यहाँ 2 आता, तो CH2 हो जाता है, ऐसा कुछ होता। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जिस फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट है, उस एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम है, उसका एक्चुअल एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स का जो एटम है, उस एटम का जो नंबर है, उस नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। कंप्लीट करोगे इसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट NTP, यानी कोई भी गैस हो, NTP पर उसके 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। 3 का आंसर हो जाएगा B, 22.4 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution is known as molarity। पढ़े होगे मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पढ़े होगे। तो मोलरिटी में बताया गया है, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, उसे हम लोग मोलरिटी कहते हैं। यानी 4 का आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा A, मोलरिटी। ठीक है, 5 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर।
ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी। तो पहले इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद मोललिटी, मोललिटी का होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। मोलरिटी का ये होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। और मोललिटी का होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नॉर्मलिटी का होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है टेम्परेचर चेंज करने से इन तीनों में से किसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखोगे टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा। ये तो आप लोगों को सीधी सी पता होगा कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को या गैसियस सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम राइज करेगा। अब इसमें आ जाते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। गर्म करने से इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चेंज नहीं होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा चेंज नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, बट इसमें ये चेंज नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, बट ये चेंज होगा। यानी इसका सीधा सा मतलब क्या है कि टेम्परेचर पर ये दोनों डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से ये दोनों चेंज होगा क्योंकि दोनों का डिवाइड जो है सो इंक्रीज कर जा रहा है। बट टेम्परेचर चेंज करने से ये दोनों में से एक भी चीज रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ इन दोनों में से कौन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन changes with change in temperature. Therefore, molarity and normality both changes with temperature। यानी टेम्परेचर चेंज होने के साथ
ये दोनों का दोनों हमारा चेंज होगा, या यहाँ लिख सकते हो विच चेंज इन टेम्परेचर। सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेज विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो चेंज करेगा। देयरफॉर मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी बोथ चेंजेज विथ चेंज इन टेम्परेचर। बट यहाँ ध्यान दोगे ये जो मोलरिटी है इन दोनों में से एक भी चेंज हमारा नहीं हो रहा है टेम्परेचर के साथ, बट both number of gram moles of solute and mass of solvent remains unchanged, remains unchanged with change in temperature। यानी टेम्परेचर चेंज होने के साथ बोथ नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये दोनों को दोनों क्या होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। यानी दोनों में से एक भी चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर चेंज होने के साथ। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये चेंज हमारा नहीं करेगा। Therefore molality does not change with change in temperature। यानी टेम्परेचर चेंज होने के साथ हमारा ये चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी मोलरिटी जो है सो चेंज नहीं करेगा। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा मोलरिटी। जल्दी से इसे कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, यानी 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। यानी कार्बन का 1 मोल को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे बर्न करते हैं, यानी उसे जलाते हैं, तो जो CO2 जो बनेगा हमारा, उस CO2 का मास बताना है। तो ध्यान दोगे 1 ग्राम ऑफ कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, यानी C+O2 से क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है, तो इसका अमाउंट बताना है। तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का होता है
16, तो 2 ऑक्सीजन है तो आ जाएगा 2 इंटू 16, दैट इज 12 प्लस 32, दैट इज 44 ग्राम। ठीक है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, तो 44 ग्राम आ जाएगा, यानी इसका 6 का आंसर सी होगा। इसके बाद 7 में ध्यान दोगे, एवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू याद रखोगे। 8 में ध्यान दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने आप लोग नहीं जानते हो तो हमारे चैनल में आपको मिलेगा एक टॉपिक, अफवाह प्रिंसिपल। ठीक है, तो सर्च करोगे अफवाह प्रिंसिपल बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, गारंटी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए आ जाएगा। कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एनायन का हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड का हो गया, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नोबेल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये सभी चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, दैट इज ए नंबर हो जाएगा आंसर। 8 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर में आते हैं, द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2। एक ऑर्बिटल है जिसके लिए n का वैल्यू 3 है, ठीक है, और l इक्वल टू 2 है। विल भी, तो वो क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा या 2p होगा, सो बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले समझना है आप लोग को। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। ठीक है, ये l एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, लिखोगे यहाँ एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। m इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये l का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो l का वैल्यू जो होता है फ्रॉम 0 टू n-1, 0 से लेके n-1 तक होता है इसका वैल्यू। ठीक है, अब m का वैल्यू क्या होता है, फ्रॉम -l टू +l थ्रू 0, यानी 0 को लेते हुए -1 -l से +l तक होता है। ठीक है, s इक्वल टू क्या होता है, तो -1/2 होता है, +1/2 होता है। -1/2 एंटी क्लॉकवाइज में होता है और ये क्लॉकवाइज में होता है। ठीक है, इसको पहले प्लस कर देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। अगर ये नहीं पता होगा आपको तो हमारे चैनल में क्वांटम नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, एक टॉपिक मिलेगा क्वांटम नंबर बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर सब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसमें बताया ये गया है, ध्यान दोगे, n से तो पता चल गया आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब ध्यान दोगे, l के लिए पहले जानकारी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है और f के लिए l का वैल्यू 3 होता है। ये याद रखोगे। अगर इलेक्ट्रॉन s में है तो l का वैल्यू 0 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन p में है तो l का वैल्यू 1 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन d में है तो l का वैल्यू 2 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन f में है तो l का वैल्यू 3 होगा। क्लियर। अब इसके बाद m के बारे में जानते हैं। ठीक है, l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, अब अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। ठीक है, और अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, इसमें और सारा भी हो सकता है।
अब आगे एस के बारे में जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है क्लॉकवाइज, तो एस का वैल्यू +1/2 होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की ओर है तो एस का वैल्यू -1/2 होगा। इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, इतना समझ जाने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, जो क्वेश्चन आपका 9 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान क्या दिया हुआ है, सो ध्यान दोगे। दिया हुआ है 9 में n का वैल्यू 3 दिया हुआ है और l का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो क्लियर है, l का मान 2 है, l का मान अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, d। l का वैल्यू अगर 2 है तो d हो जाएगा, तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3d होगा। 3d n है ये, d कहां से आ गया, तो l का मान जब 2 रहेगा तो d होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे। विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन ये दिया हुआ है He2s1। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंस्ड कन्फिग्रेशन। अभी जैसा कि बताया कि आप बाउ प्रिंसिपल सर्च करोगे हमारे चैनल में तो आपको मिल जाएगा, कंडेंस्ड कन्फिग्रेशन भी उसमें बताया गया है। ये He का मतलब क्या है यहाँ, तो He का मतलब है 1s2 2s1। ये He का मतलब क्या है 1s2। ठीक है, और ये तो अलग से दिया हुआ है, तो ये देखने से आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3, यानी एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, तो लिथियम का होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, तो Li हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट एनर्जी सबसे। तो अगर वाउ प्रिंसिपल अगर आप पढ़ रहे हो तो पता होगा कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद यहाँ पर 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद 3d जाता है, ऐसा और आगे बढ़ते चले जाता है। तो अगर हमें इन सब में से पूछा जाए कि लोवेस्ट एनर्जी किसका है, तो इसका एनर्जी सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले किस में इंटर करता है, लोवेस्ट एनर्जी वाले में। इससे ज़्यादा वाले एनर्जी में इसके बाद आता है, मतलब सबसे कम एनर्जी इसका है, इससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, मतलब इसी ऑर्डर में हमारा एनर्जी इंक्रीज करते चले जाता है। इस प्रकार से एनर्जी इन लोग का इंक्रीज करता है। ये है एनर्जी का इसका ऑर्डर। यहाँ थोड़ा ध्यान दोगे, 4s और 3d में 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का ज़्यादा होता है। तो उसके अनुसार अगर 11 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 3d प्रेजेंट है, फिर 4s भी प्रेजेंट है, और बाकी तो इससे आगे का है। ठीक है, इससे आगे का है, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, तो 4s का होगा। 4s यानी बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी 4s। ठीक है, 12 नंबर। 12 में देखोगे हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर का। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारा 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा 12।
13 में ध्यान दोगे, द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान दोगे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट, और इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये होता है, ये फॉर्मूला है, ध्यान दोगे। अब अगर इसमें बोला गया है फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन, तो ध्यान दोगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए z का मान 1 होगा। तो यानी यहाँ n जो है सो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, और z जो है सो एटॉमिक नंबर है। तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट बोला है, हाइड्रोजन में तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो दोनों का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो r का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया इसका आंसर। कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे, वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी। ध्यान दोगे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिसे हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब इस 3 मेगाहर्ट्ज को हर्ज में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, इसे अगर हर्ज में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर्ज में आ जाएगा, ठीक है, हर्ज में। अब इसके बाद हमें एक और टर्म यहाँ यूज होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सो ध्यान दोगे, इसमें हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़े होगे, लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू, ठीक है, c बाय न्यू पढ़े होगे। तो c का वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸, और न्यू का वैल्यू यहां से ले लेंगे 3 × 10⁶, कैंसिल करोगे 10⁻² आ जाएगा, दैट इज 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 100 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखोगे ए में दिया हुआ है Mg2+, ठीक है, ए में क्या दिया हुआ है, तो Mg2+ दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है,
तो बी में दिया हुआ है O2-, सी में क्या दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम 3+, और डी में दिया हुआ है फ्लोरीन-, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझोगे यहां पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज, इसमें किसका साइज जो है सो लार्जेस्ट होगा, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, एक्चुअली में इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर ये प्लस माइनस यहाँ नहीं कैरी करता तो इसका इलेक्ट्रॉन्स 12 होता। ठीक है, बट 2+ लगने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो 10 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 माइनस हुआ है मतलब वो 2 गेन किया है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम में 13 होता है, तो 3+ हुआ है मतलब ये 3 रिलीज कर दिया है, तो इसका भी 10 हो गया। और फ्लोरीन में 9 होता है, 1 माइनस मतलब एक गेन किया है, तो इसमें भी 10 हो गया। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 10 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन को हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 9। क्लियर, अब ध्यान दोगे, इसका जो सेंटर है हमारा, सेंटर जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें प्लस कितना है 12। ठीक है, तो अब इसका पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बाकी दूसरे में कितना है तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 मिला के 10 हो गया। इसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो इसका सेंटर में +8 है, और इसमें भी सेम उसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, इसमें इसका न्यूक्लियस में कितना है तो 13 है, प्लस कितना है 13, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ये सेम उसी प्रकार से इसका न्यूक्लियस में +9 है, और इसका चारों तरफ से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी फैला हुआ है हमारा। ठीक है, अब यहां समझना है बात को कि इसका ये जो प्लस कितना है 12, और इसका इसमें बाहर में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 है, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 13 है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 है और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो दोनों में, इसमें भी 2 ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ऑर्बिट है। अब देखना है कि इसमें से साइज किसका ज्यादा होगा, रेडियस किसका ज्यादा होगा, बाहर वाले ऑर्बिट में किस पर कम अट्रैक्शन लग रहा है, बाहर वाले ऑर्बिट में किसमें कम अट्रैक्शन लग रहा है। तो प्लस चार्ज यहां ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहां पर है, तो सीधी सी बात है कि इसके बाहर वाले ऑर्बिट में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका बाहर वाला ऑर्बिट जो है सो क्लोज होगा, और इसमें बाहर वाले ऑर्बिट में सबसे कम अट्रैक्शन लग रहा है। इसका मतलब इसमें कम अट्रैक्शन से इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, इसका साइज सबसे छोटा होगा, और इसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो साइज के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा साइज इसका होगा, इसके बाद का साइज इसका होगा, इसके बाद का साइज इसका होगा, इसके बाद का साइज इसका होगा, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज, तो किसका साइज लार्जेस्ट होगा यहां, तो यहां पर जो है साइज किसका सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, तो इसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर नीचे लिखना है तो हम लिख सकते हैं
ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा? तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज इसका होगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम 3+ का। इससे बड़ा साइज किसका होगा? तो मैग्नीशियम 2+ का। इससे बड़ा साइज किसका होगा? तो F- का। इससे बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन का। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ साइज से मतलब है उसका रेडियस से। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी 2 रेडियस ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट, यानी देखा जाए तो दोनों का साइज लगभग सेम होना चाहिए। बट कुछ अट्रैक्शन फोर्स का यहाँ खेल है। इसका जो सेंटर में प्लस चार्ज कितना है? 12, और इसका आउटर मोस्ट में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज 12 है और नेगेटिव चार्ज 8 है। तो यहाँ भी अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन लग रहा है। तो सबका नेगेटिव चार्ज जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में समान है, बट पॉजिटिव चार्ज यहाँ सबसे ज्यादा है। तो यानी इसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा है, जिसके चलते इसके बाहरला ऑर्बिट जो है सो सबसे नजदीक आ जाता है, और इसमें कम अट्रैक्शन लग रहा है तो सबसे ज्यादा दूर रहता है। मतलब इसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, और इसका साइज सबसे छोटा है। ये है ऑर्डर हमारा। तो यहाँ ग्रेट लार्ज साइज के बारे में पूछा गया था, लार्जेस्ट साइज। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो O-, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, O2-। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। इसके बाद है 16 में, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नॉन एज हेलोजन। तो आप लोग अगर पढ़े हो पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप वाले को हम लोग हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। यानी 16 का आंसर हो जाएगा बी, 16 का आंसर हो जाएगा बी। ग्रुप 17। सेवेंटीन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी में जितना सारा कॉन्फ़िगरेशन है फुलफिल है, ठीक है। एस में एस भी भरा हुआ है और पी भरा हुआ है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी का जरूरत पड़ता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का लूज करवाने के लिए, त्याग करवाने के लिए उसको जितना एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये फुलफिल है। जो फुलफिल रहता है ना, वो एक्चुअली में अस्टेबल होता है। अस्टेबल वाले से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। 18 में आते हैं, an element with atomic number 35 is placed in which period of the periodic table, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका 35 में से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले शॉर्ट में हम अबाव प्रिंसिपल का जो टेबल होता है वो बता देते हैं आप लोग को, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे यहाँ पर, अगर यहाँ देखा जाए नीचे वाले से अगर इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है,
4 ऑर्बिटल को क्रॉस किए हैं, फिर से यहाँ पर 4 ऑर्बिटल को क्रॉस किए, फिर यहाँ पर 3 ऑर्बिटल को क्रॉस किए, फिर यहाँ 3 ऑर्बिटल को, फिर 2 2 1 1। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को फुलफिल करेंगे, इसे, ठीक है। इस लाइन को भरने के बाद सेकंड में आएंगे, सेकंड को भरने के बाद हम इसको फुलफिल करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो ऑर्डर क्या है, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। 1s से भरते हुए जाएंगे तो फिर 2s में आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये लाइन फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग इसमें आएंगे, तो इसमें हमारा 2 है, 2p और 3s। तो पहले 2p आ रहा है, 2p, p में 6 होता है, s में 2 होता है, ये हो गया 3s। ये लाइन फुल होने के बाद हम इस लाइन में आएंगे, तो इस लाइन में पहले 3p आ रहा है, 3p के बाद 4s आ रहा है, 3p, p में 6 और 4s में 2, ठीक है, 4s। ये लाइन फुलफिल होने के बाद हम लोग इस लाइन में आएंगे, ठीक है। इसके बाद 3d आ रहा है, तो 3d ले लिए, d में कितना हो जाएगा 10, 3d के बाद 4p में लेंगे, 4p में 6, 4p के बाद 5s में लेंगे, तो 5s में 2 आ जाएगा। पहले देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। 2 और 2 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, फिर 18 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। हमें 35 तक ही जाना है, यहाँ 30 हो चुका है, 30 हो चुका है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ये नहीं आएगा, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट ऑर्बिट क्या जा रहा है हमारा, तो लास्ट ऑर्बिट हमारा जा रहा है 4, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट जो है सो क्या जा रहा है, तो 4 जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4th पीरियड हो जाएगा। जो लास्ट ऑर्बिट जो होता है ना, वही इसका पीरियड होता है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 4, मतलब इस ये चौथे पीरियड में है। इसके बाद 19 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, यानी 19 का ए हो जाएगा। अब 20 में आते हैं, 20 में क्या है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप प्रेजेंट है, तो 18 प्रेजेंट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 21 में क्या है, ध्यान दोगे, 21 में है equal volume of all gases, equal volume of all gases under same condition of pressure and temperature contains equal number of moles। तो पढ़े होगे आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ये है हमारा एवोगाड्रोस लॉ, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एवोगाड्रोस लॉ में बताया गया है कि सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम नंबर ऑफ मोल्स वाले गैस में नंबर ऑफ वॉल्यूम उसका सेम होता है, ठीक है। 2 अलग अलग गैस है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का सेम है, दैट इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर दोनों में नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। 22 में क्या होगा, ध्यान दोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है, ये आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन। 23 में क्या है, ध्यान दोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन, जैसा कि बता चुके हैं पहले ही हम, क्योंकि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी इस 23 का आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 24 में है, ये तो पहले ही बता दिए हैं क्वेश्चन के टाइम में ही, वैन डर वाल्स इक्वेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे यहां तक। ट्वेंटी सिक्स में क्या है, ध्यान दोगे, What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar pressure to 200 decimeter cube at 30 डिग्री। यानी ध्यान दोगे 30 डिग्री ताप पर 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को
200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी पहले से जो गैस दिया हुआ है ना उसका वॉल्यूम कितना है, सो ध्यान दोगे। पहले कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा 500 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 500 डेसीमीटर क्यूब पहले कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है। अब उसी कंडीशन में उसका जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 1 बार, यानी पहले कंडीशन में वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ था। अब इसे क्या करना है, तो संपीड़ित करना है, यानी इसे कंप्रेस करना है, मतलब इसको इसका वॉल्यूम को घटाना है। और वॉल्यूम को घटा के कहाँ तक ले जाना है, तो 200 डेसीमीटर क्यूब तक ले जाना है। तो इसके लिए इसमें प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बॉयल्स लॉ का। ठीक है, इसमें बॉयल्स लॉ यूज हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, बाय बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में पढ़े होगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P2 का मान निकालना है। P2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2। P1 का वैल्यू है 1, V1 का वैल्यू है 500 और V2 का वैल्यू है 200। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5 बार आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, कितना प्रेशर हो जाएगा, तो 2.5 बार। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2.5 बार। कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ध्यान दोगे। 27 में दिया हुआ है V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर कांस्टेंट को अगर हम k मान लेते हैं तो v इक्वल टू के इंटू टी हो जाएगा। इक्वल टू और कांस्टेंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो v प्रोपोर्शनल t आएगा, v प्रोपोर्शनल t आएगा। तो पढ़े होगे, ये जो है सो हमारा चार्ल्स लॉ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, चार्ल्स लॉ। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। ट्वेंटी 28 में है, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम, यानी बेरिलियम के साथ कौन सा एलिमेंट जो है सो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। तो पहले हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके बाद पास होता है वो देखेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, सो ध्यान दोगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ठीक है, तो ये लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ होता है। ठीक है, यानी इसका जो प्रॉपर्टी या इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसमें कुछ सिमिलरिटी होता है, कुछ समानता होता है। ठीक है, इसी रेडियस दोनों का लगभग, एक्चुअल तो नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट अप्रॉक्स इक्वल होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी अप्रॉक्स सेम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स सेम होता है, लगभग समानता होता है। और इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28।
विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम, तो कौन किसका है, तो एल्यूमिनियम का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी OH होल 2, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह हमारा बिहेव करता है, तो वो हमारा हो जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दोगे, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 में ध्यान दोगे, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ध्यान दोगे थोड़ा सा इसमें, पहले यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बी में दिया हुआ है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सी में दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डी में दिया हुआ है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को, बेसिक स्ट्रेंथ इन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड increases down the group, down the group, यानी जितना सारा अल्कली मेटल है ऊपर से नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ इन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, ग्रुप में नीचे आने से उसका जो है सो बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो इंक्रीज करता है। तो अगर इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और KOH, तो अल्कली मेटल हमारा इसमें से कौन कौन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड, लिथियम का है, पोटासियम का है। तो लिथियम सबसे ऊपर होता है, लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटासियम आता है। तो अभी हम क्या बताया कि डाउन जाने से इंक्रीज करता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो पोटासियम का होगा। तो यहाँ लिखेंगे हियर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ KOH इज मैक्सिमम, यानी आंसर हो जाएगा डी KOH। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान दोगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 31 में तो S ब्लॉक दो ठो होता है पीरियोडिक टेबल में, ध्यान दोगे। पीरियोडिक टेबल में दो ठो S ब्लॉक है, ये फर्स्ट जिसे अल्कली मेटल बोलते हैं और इसे जिसे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना सारा एलिमेंट्स आएगा, जैसे शुरू में आता है तो 1s1 होता है, इसमें लास्ट में 2s1 होता है, इसमें 3s1 होता है, इसमें 4s1 होता है, इसके आगे और सारा ऑर्बिटल होता है। और इसमें क्या आता है, तो 2s2 आता है, सॉरी 1s2 आता है, 2s2 आता है, 3s2 आता है, इसमें 4s2 आता है, लास्ट में ऐसा आता है।
तो अगर देखा जाए तो ये सब एस, दोनों का दोनों एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक का क्या हो जाएगा, एन एस में 1 या 2 होगा ऐसा। एस ब्लॉक का अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारा ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। इसके बाद 32 में ध्यान दोगे, 32 में एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH Cl CHO, ये है। इसका कन्फिगरेशन बताना है। सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड CH2, फिर यहाँ बॉन्ड CH और ये Cl इसके ऊपर है, और यहाँ C और ये है इस प्रकार से, ये चीज तो पता होना चाहिए। ये हमारा अल्डिहाइड है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। नंबरिंग उस इंड से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। ठीक है, तो 2 में है Cl जिसका सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है, जिसका क्लोरो होता है, तो लिखेंगे पहले 2 क्लोरो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मिथ इथ्रोब्यूट पेंटेन हो गया। अब यहाँ से E हटा देंगे और अल्डिहाइड के लिए Al लगा देंगे, यानी 2 क्लोरोपेंटेनल। इसका आंसर हो गया 2 क्लोरोपेंटेनल, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऑप्शन में पहले ध्यान देते हैं। ए में है NH3, बी में है Cl माइनस, सी में है OH माइनस, और डी में है BF3। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें डिफिशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। या जो कैटायन होता है, ठीक है, एनाइन नहीं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसका नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसमें डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। यानी ये जो तीनों जो है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है। जो नेगेटिव होता है, या तो फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, जिसमें डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इसके पास है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ध्यान दोगे, 34 में है हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। ठीक है, जल्दी से पहले यहां तक कंप्लीट करोगे। थर्टी फोर को समझने से पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ध्यान दोगे, अगर कार्बन इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर कार्बन इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर कार्बन इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है या तो फिर इस प्रकार का बना रहा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहाँ मीथेन के बारे में पूछा गया है, मीथेन यानी CH4। ठीक है, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो इसमें कार्बन में जो स्ट्रक्चर है किसके जैसा है, तो इसमें जो कार्बन में जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट के जैसा है, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन sp3। 35 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो
इसमें प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप ऑफ एटम हमारा CH3 है। 35 का ये हो जाएगा आंसर, 35 का आंसर ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये था हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का एक मॉडल सेट जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2022 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। और ये जो 2022 केमिस्ट्री 11th क्लास का जो मॉडल सेट है ये सेट 2 है, सेट नंबर 2 है। इससे पहले ही हम इसी 2022 का क्लास 11th का केमिस्ट्री का सेट नंबर 1 हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त जितने सारे आपके नज़दीकी हैं, जान पहचान के, सभी इसका लाभ उठा सके और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। ठीक है, हाँ चलिए, हमारे चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।